पानी, ये सारा का सारा सिस्टम जो है किसके लिए? लाभ के लिए, अत्यधिक लाभ के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की एक प्रवृत्ति जो बनी हुई है, उस प्रवृत्ति के लिए एक प्रोसेस प्रारंभ हुआ कि किस प्रकार से दोहन किया जाए। लेकिन दोहन कितना करना चाहिए? ऑक्सीजन लगभग 21% है, नाइट्रोजन जो है 78% है लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 समथिंग है। तो ये जंगल जो है कितना दोहन किया जा चाहे, कितनी के कारण केवल लेना प्रारंभ कर दिया, देना प्रारंभ नहीं किया। हम बिल्कुल सिंपल ही बातें करेंगे, यहां कोई लेक्चर नहीं है, ये वार्तालाप है, वार्तालाप है। और ये व्यक्तिगत प्रयास की बजाय सामूहिक प्रयास से ही हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। कोरोना महामारी चली, अभी चल रही है, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई थी, अब भी है। 20-20 हजार रुपए का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक गया। अपनों को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिली। अभी जो है आपने हरियाणा में भी देखा था कितनी किल्लत हुई, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, देश के अन्य भाग, जहां एकदम से 30-30 व्यक्ति ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मर गए। अब जो पर्यावरण, जो पेड़ है, वो हमें ऑक्सीजन तो देते हैं। जो सबसे जरूरत की चीज है, आप पानी के बगैर रह जाओगे, कई दिन जीवित रह जाओगे, भूख के बगैर रह जाओगे, ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रहा जा सकता। हमें पर्यावरण को बचाना है। व्यक्तिगत प्रयास सदियों से होते आए हैं। इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, ज्योग्राफी की जितनी भी खोजें हुई हैं, वो सभी व्यक्तिगत प्रयास से प्रारंभ होकर सामूहिक प्रयास में चेंज हुई है। जब वो सामूहिक प्रयास में जब लोगों का ध्यान इस तरफ जाने लगेगा, तो तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए हमें, और हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या चाहिए? हमें जो है शुद्ध जल चाहिए। जो आज आप देखते हो कि जिसको भी देखो पानी खराब, हर गांव के अंदर बुरा। बेटा एक आप उदाहरण देख सकते हो कि सारे का हाथ पिप्पे आ लिए। पिप्पा मतलब आप समझते होगे ना, हमारा हरियाणा, हमारा खासकर जो रोहतक महम का एरिया है, जहां पानी बहुत अच्छा हुआ करता, कुएं हुआ करते थे, उनके हाथ में पिप्पे आ लिए, आरओ लग गया। अब जो है पानी बोतलों में बिकने लग गया। ठीक है भाई, बोतल में जरूरत है, लेकिन अब घरों के अंदर जो है कैंपर, पीपा मैंने इसलिए यूज किया है, हरियाणा में लैंग्वेज पीपा ही बोलते हैं, कैंपर पहुंच गए बेटा घर तक। उसके बावजूद भी पानी खराब हो चुका है। आप देखोगे कि दिनों दिन जो है नदियों के अंदर ये उद्योग लगे हुए हैं। इन उद्योगों का बड़ी संख्या में केमिकल युक्त पानी और केमिकल बहा दिया जाता है। अभी आपने तो गंगा में लाशें तिरती देखी थी, तैर रही थी, सॉरी, हमारा हरियाणवी, मेरा हरियाणवी ज्यादा ही आती है बीच में, तैर रही थी। इसके साथ साथ इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। चलो भाई ठीक है, उद्योगपति जिम्मेदार है, हम बड़ी मात्रा में जिम्मेदार हैं। एक पता नहीं कहां से जो एक मान्यता को घड़ दिया जाता है, हवन करो। ठीक है भाई, हवन कर लो, अच्छी बात है, ये आपकी परंपराएं हैं। वैदिक काल में सदियों से जो है हवन होता आया। उसके बाद क्या हुआ, हमने जो है हवन किया, व्रत किया, फूल पत्ती और जो राख जो बची, अब पता नहीं किस वो कौन विद्वान था, जिस विद्वान ने एक परंपरा जो
बना दी गई कि इनको जो चलते पानी में बहाना है, चलते पानी में बहाना है, इसकी बजाय अगर इनको खेतों में डाल दिया जाए तो खाद बन जाएगा, वहां खाद बन जाएगा। यहां सिस्टम उल्टा हुआ। जैसे रुक बेटा थोड़ा, यहां सिस्टम उल्टा है। आप नदियों के किनारे देखो, जब ये नवरात्रि आते हैं या कोई जो है विशेष दिन होता है, पता नहीं कितना जो है कूड़ा करकट जो है, फिर गणेश जी का जो पानी में बहाने की एक प्रथा है, मूर्ति उनकी, कितना पोल्यूशन होता है। जहां उद्योग धंधे उनके मालिक पूंजीपति जिम्मेदार है, वही हम भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। तो प्रयास भी हमें सामूहिक करना पड़ेगा। अब पेड़ों की कटाई की बात आती है, पेड़ों की कटाई ठीक है, वो आदमी काटता है जो कभी पेड़ लगाता ही नहीं। बड़ी तादाद में पेड़ों का काटा जाना प्रारंभ हो गया। हरियाणा 1966 में बना था, लगभग 4% भूभाग के ऊपर जंगल थे। और आज विडंबना क्या है, 1966 के बाद आज 66 और लगभग 54-55 साल हो गए हरियाणा बने। बेटा इतने समय में जो तादाद बढ़नी चाहिए थी जंगलों की 3.8 समथिंग है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े लिए गए हैं उसके अनुसार इतना है। अब एक मैं आपको किस प्रकार से जो है ये बताऊं कि हम क्या करें। सबसे पहले हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम स्वयं विचार करेंगे। जिस प्रकार हम इतिहास झांक लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो स्वयं एक बार सोचेंगे। अब सोचे कैसे कि भाई जो दिखते हैं उन दिक्कतों से हमें निजात किस प्रकार मिल पानी है, उसके लिए प्रयास करेंगे। हमें व्यक्तिगत और उसके बाद सामूहिक प्रयास करेंगे। आज हमने इस राणा के अंदर 2 त्रिवेणी लगाई। मॉडल संस्कृति स्कूल है, उसका प्रांगण बिल्कुल एस्ट वेस्ट है, खेल परिसर। वहां हमने ऑक्सीजन पानी में हम जो है नीम, बरगद बोलते हैं, बर्ड और पीपल लगाते हैं। अब पीपल का महत्व क्या है, इस पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूं। हमने जो है एक ऑक्सीजन पार्क बनाने का एक बीड़ा उठाया। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या कर सकते हैं। पीपल जो है हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पता नहीं किसने जो अंधविश्वास पैदा कर दिया कि पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए। आप जो है पढ़े लिखे हो, तार्किक बुद्धि के व्यक्ति हो, बच्चे हो, टीचर हो, घर में पीपल नहीं लगाना चाहिए ऐसी जो मान्यता है किसने बना दी? ये अंधविश्वास तो है। जो चीज हमें 24 घंटे बेनिफिट देता, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, जो चीज हमें 24 घंटे बेनिफिट दे वो ठीक है, या जो हमें 24 घंटे नुकसान करे वो ठीक है। तो पीपल तो हमें 24 घंटे बेनिफिट देता है। इसी प्रकार से बरगद का पौधा, बरगद का एक पेड़ जो है हमें जो है क्या देता है, ये हमें 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम का पौधा हमें 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसके साथ साथ फलदार पौधे आप जानते हैं उनके बारे में, वो डबल बेनिफिट देते हैं। डबल बेनिफिट, डबल का कई प्रकार का बेनिफिट, लकड़ी मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें फल मिलता है, हमें छाया मिलती है, और पता नहीं कितने जो है, आज आपको भी देखना चाहिए, देख लो जाओ, पता नहीं कितने जो है पक्षी वहां घोंसला बढ़ाते हैं। इतने पक्षी घोंसला बढ़ाते हैं। अब मैं इनकी उम्र और बता देता हूं बेटा। बरगद और पीपल, इनकी उम्र जो है लगभग 200 साल से भी अधिक है। यहां सीख गांव है, नजदीक ही पड़ता, हमारे लगभग 12-13 किलोमीटर यहां से। सीख गांव में तिरकू तीर्थ है। तिरकू तीर्थ से अभिप्राय है जो महाभारत का प्रसंग आता है जिसमें राजा यक्ष जो क्वेश्चन पूछता है,
युधिष्ठिर और उसके भाइयों से 4 भाई मूर्छित हो जाते। जो महाभारत में आपने प्रसंग देखा होगा, वहां मैंने स्वयं जाके देखा है कि बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसकी जो जटाएं है, ढाडी बोलते, पतली पतली, जो आप देखोगी व्हाइट व्हाइट, वो इतनी मोटी मोटी जो है, पूरी की पूरी पेड़ की तरह पूरा का पूरा 3-4 जो है एकड़ जमीन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं फैली। एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो कम से कम भी 300-400 साल पुराना होगा। बाकी लोगों की मान्यताएं तो अलग है। वहां लोगों की मान्यताएं क्या है? लोग कहते हैं कि ये महाभारत कालीन है, तो इसमें बाद में बात करेंगे कभी, उनकी मान्यताएं है। लेकिन मैं जो कहने का भावार्थ मेरा है कि एक वृक्ष जो लगाया गया, बरगद का पेड़ लगाया गया, पीपल का पेड़ लगाया गया, वो जो है कई पीढ़ियों तक, 5-6 पीढ़ियों तक कम से कम हमें ऑक्सीजन देता है। और इसके साथ साथ हम और क्या करें? हमें छोटे छोटे काम करने हैं। हमने एक परंपरा का स्टार्ट किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी उस परंपरा को का प्रारंभ करें, अगर आपको अच्छा लगे तो। हम कुछ नहीं कर सकते, अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में केक तो काट लो, कोई बात नहीं। क्या हम एक पौधा लगा सकते हैं? हम एक पौधा लगा सकते हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटा बेटी, अपना कोई बहुत अच्छा मित्र है, क्या उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या कोई विशेष अवसर के ऊपर पौधा नहीं लगा सकते? संतुष्टि होती है, आत्म संतुष्टि होती है कि जब हम देखते हैं उन पौधों को। जब मैं स्वयं जाता हूं, मेरी फेसबुक आप देख सकते हो, दलजीत सिंह के नाम से है, खोल के देख लेना, ओपन कर लेना, यहां कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। आज भी अगर पौधे लगा के आज भी उसके ऊपर जो है हमें डाल दे, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। आज भी हमारे द्वारा लगाए गए पौधे जो है 20-20 फुट के भी हो चुके हैं। बरगद के पेड़, नीम के पेड़, जामुन के पेड़, पीपल के पेड़। तो ये जो मैं प्रयास कह रहा हूं, ये अपनी बड़ाई नहीं, हम जो है लगभग जो है, अगर व्यक्तिगत अपने हाथ से लगाए पौधों की अब बात कर ले तो 4000 से ऊपर लगा चुका हूं मैं। इनमें से ज्यादातर आप मेरी गाड़ी में देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, इनमें से लगभग जो 1500 प्लस मैं अपनी जेब से वहन करता हूं। बात इसके नहीं है, ये है कि हमारा भी औचित्य बनता है। हम इस समाज के जो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर आए हैं, संतुष्टि मिलती है हमें थोड़ा थोड़ा। जिस प्रकार आप किताबें खरीदते हो, किताबें आपका जीवन सुधारती है, शिक्षा आपको बुद्धि देती है, इसी प्रकार से ये जो पेड़ है, ये जो पानी है, व्यर्थ जो बहा रहे हैं, ये अत्यधिक दोहन जो हम हर चीज का कर रहे हैं, ये अत्याधिक जो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, हम छोटा छोटा प्रयास, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके, सामूहिक रूप से हम प्रयास करके कर सकते हैं। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में जो है छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? और कौन कहता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता? हमेशा जो है अकेले ने ही कुछ किया है। जब अकेला एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति इस प्रकार का एक समूह बन जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हम सामूहिक रूप से मिलकर अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, हमारा जो है MP MLA है, प्रशासनिक अधिकारी होते हमारे, आपका महाविद्यालय है, हम अपने महाविद्यालय के अंदर सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्वयं ये प्रतिज्ञा करूं, दिल से करूं। अगर प्रेशर से चीजें हो जाने लगी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो करना है दिल से करना। कोई शर्म नहीं। क्या शर्म थी? अब जो शर्म तो अब थी ना इस देश के लिए, जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से हमारे देश की बेइज्जती हुई है, भारत की किस प्रकार से बेइज्जती हुई है, बात तो क्लियर है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हम। जब सिलेंडर जो है यहां हमारे खोए के ऊपर था, शोल्डर के ऊपर था, हमारे अपने की लाशें जो इसके ऊपर थी, उसकी बजाय बेटा हम जो है एक जो है पौधा लेकर अगर हम लगाएंगे, हम जो बहता हुआ पानी है वेस्ट पे,
उसको जो है रोकेंगे और जो लोगों को समझाएंगे, स्वयं समझेंगे और लोगों को समझाएंगे, तो हम प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न हो सकता है, अन्यथा प्रयत्न नहीं होगा। प्रयत्न, सभी प्रयत्न जब तक जो है व्यक्तिगत प्रयत्न, जो सामूहिक प्रयत्न नहीं बनेंगे, सब खत्म हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, राजनीति को कोई लेना देना नहीं है। सभी जितने भी अपने 22 जिले हैं, सभी जिलों के अंदर वन विभाग है। वन विभाग है, अगर वन विभाग सही मायने में कार्य करता, रिकॉर्ड चेक करके देख सकते हो आप लोग। वन विभाग का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कोई भी वन विभाग का एक भी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक साल में 1 लाख पौधे लाने की अगर उनके रिकॉर्ड के अंदर नहीं पाए तो मेरे कान पकड़ने आगे। उनके ऊपर भी हमें प्रेशर बनाना होगा, उनसे भी हमें जो है, क्योंकि जब जागरूक लोग होंगे, हमने मांगा क्या आज तक? हमने तो मांगा है जो हमें जो चौपाल दे दो, हमें जो है गली दे दो। गांव की गलियां एक बार बनती है, जो हर बार बनती रहती है। तो हम जो है मांगेंगे, हम मांगेंगे अपने लिए सुविधाएं मांगेंगे। हम ये कहेंगे कि जो है हमें हॉस्पिटल चाहिए। हम ये मांगेंगे कि जो है आपका जो वन विभाग है वो जनता के साथ मिलकर बेटर कार्य करे और ज्यादा से ज्यादा जो है पौधे हम लगाएं। हम ये मांगेंगे, हम प्रयास करेंगे सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, जिस प्रयास के तहत हम पौधे लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और संरक्षण करेंगे। आज हमने एक नई मुहिम का प्रारंभ किया है कि हम जो है थैंक यू नहीं बोलेंगे। जब हम मुलाकात करते, किसी की कोई हेल्प करेंगे, हम थैंक यू नहीं बोलेंगे। लोगों को इसलिए मोटिवेट करेंगे कि जो है आप एक पौधा लगाएं। हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि अपने परिवार के किसी विशेष अवसर के ऊपर पौधारोपण करें। मैं अपनी बेटी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी हमने एक नई मुहिम चलाई थी। 101 पौधे जो है आने वाले सभी लोगों को दिए थे। हमने जो है मित्र जो हमारे अजय जी थे, उनकी दादी 95 ईयर की थी, हमने उनकी 17वीं के ऊपर 101 पौधे वितरित किए थे। हरियाणा भर के सभी पर्यावरणविद जो है 41 पर्यावरणविदों को एक मंच पे लेके आए थे। हम उनको सम्मानित भी किया था और उनको एक मंच बनाने का प्रयत्न किया था ताकि सामूहिक प्रयास हम कर सके। तो मैं इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम जो है मिलजुल कर प्रयास करें। सबसे पहले आपके महाविद्यालय को, जो क्योंकि आपका महाविद्यालय काफी प्रांगण है और वहां पौधे लगे भी हुए हैं, तो प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। और डॉक्टर अमरदीप जी और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना और मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच सर, अमरदीप सर। आपकी सर आवाज नहीं आ रही। अमरदीप सर आपकी आवाज नहीं आई। सर शायद कहीं बाहर चले गए मेरे ख्याल में। नमस्ते दलजीत जी, क्या हाल है सर? हेलो हेलो। जो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब कि आपने अपने विचारों से हमें अवगत करवाया और साथ साथ जो प्रयास आप कर रहे हो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उनसे हमारे बच्चों को अगर एक तरह से आपने अवगत करवाया। और इसके साथ साथ आपका जो वृक्ष मित्र समूह है और इसके जिस तरह से आपने पिछले वर्ष, जिसमें मैं भी उसमें भाग लिया था, मैंने भी उसमें भाग लिया था, और वो एक तरह से बड़ा ही अच्छा वो मंच था जिसके माध्यम से पूरे हरियाणा के जो लोग थे वो इसमें जुड़े थे
और विभिन्न प्रकार की जो नई नई तकनीकों के माध्यम से जो एक तरह से जो वृक्षारोपण हो रहा था उसके ऊपर बड़ा ही गहन डिस्कशन उसमें हुआ था। तो आपने जो आप ये कार्य कर रहे हो इस समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इस राष्ट्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी पूरी दुनिया के लिए एक तरह से सराहनीय कार्य है आपका। तो हम आपके इस कार्य के लिए आपको एक तरह से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप अपने जैसे अनेक दलजीत पैदा करेंगे ताकि जिस पर्यावरण संरक्षण को हमें और ज़्यादा दिशा और गति मिल सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और मैं अनीता मैडम से आग्रह करूँगा। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। और अनीता मैडम से आग्रह करूँगा कि वो अपना विचार बच्चों के सामने रखें। हाँ जी सर, अभी रखते हैं सर। अमरदीप जी, डॉक्टर दलजीत जी और बच्चों, आज जो 5 जून 2021 को हम पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अभी सर ने बताया भी कि उसकी मुहिम यूएनओ की जो संस्था है 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से शुरू हुई और शायद ये पहला ही सम्मेलन था और हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की तरफ से इसमें भागीदारी भी की और इस सम्मेलन में यूएनईपी यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम्स बनाने हैं पूरे विश्व के लिए उनकी नींव भी पड़ी और यहीं से ये संकल्प किया गया कि हर वर्ष पर्यावरण में हो रहे बदलाव यानी कि उसे संतुलन बनाए रखने के लिए किस प्रकार देशों को जागरूक किया जाए। अब कोई भी व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि पर्यावरण कितना दूषित होता जा रहा है और इस दूषित होने की वजह से न सिर्फ इंसानों की जान को खतरा बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का जो बढ़ावा आ रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं और पानी और वायु का जो प्रदूषण है उससे होने वाले अनेक बीमारियां हमारे सामने जो आ रही हैं ये सब दूषित पर्यावरण की देन है। अब इस संतुलन को कैसे बनाए रखे जा सकता है, इसके लिए हमें जनजीवन को जागरूक करना जरूरी है क्योंकि बिना पर्यावरण के हमारा जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता। ये हमारे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है और भविष्य में बचाने के लिए अनेकों कदम जो है ताकि उठाने पड़ेंगे ताकि इस खतरे से बाहर आया जा सके। इसमें जंगलों को अनेक कानून बनाने पड़ेंगे जिसमें जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध हो, औद्योगिकरण से निकलने वाले जो दूषित पदार्थ हैं वो नदियों में ना बहाए जाएं क्योंकि उद्योगपति अक्सर ऐसा करते हैं कि आसपास का जो भी एरिया होता है जहां उनको सुटेबल लगता है वो अपनी पूरी जो उद्योगों से निकलने वाली गंदगी है वहां पर बहा आते हैं और अपनी तरफ से वो निश्चित हो जाते हैं, लेकिन उसके कितने खराब रिजल्ट निकलते हैं उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। तो ये जो जल और वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन इतना बदतर होता जा रहा है इसकी अनदेखी करना हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इसलिए हमें अभी सर ने बताया दलजीत जी ने कि एक एक व्यक्ति से ही हजारों बनते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अगर इस बात को समझ ले और अपने कर्तव्य अदा करे कि जो भी गलत काम है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वो ना करें तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। इसके लिए बच्चों मैं आपको पहले बताऊं कि पर्यावरण की क्या क्या दूषित पर्यावरण से होने वाले जो खतरे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। बाढ़ का खतरा हो सकता है और बाढ़ का खतरा आपने कई बार सुना तो है ही। केदारनाथ
में जो बाढ़ आई थी उससे कितनी सालों तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई, कितना नुकसान और जो है वहां के जनजीवन पर पड़ा। इसके अलावा 2018 में भी अभी रिसेंटली 2 साल पहले केरल में बाढ़ आई जिसमें हजारों जिंदगियां तबाह हुई। एक तरह से वो जो शहर थे वो उजड़ गए। तो ऐसे जो आपदाएं हैं उनकी भरपाई आ तो जाती हैं वो बहुत जल्दी से, हमारी लापरवाही से, सरकारों की लापरवाही से, लेकिन उनकी भरपाई होने में सालों साल लग जाते हैं और इतना नुकसान जो है वो कभी दोबारा उस रूप में नहीं आ सकता जो कि मतलब उसका भरपाई नहीं हो सकती जो कि वो पहले थी, कितना ही हम उसको सुधार कर लें। तो इस क्यों ना हम इतना ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, तो बाढ़ की है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इन सब की जो भी आपदाएं हैं इनके लिए क्यों ना हम पहले ही तत्पर रहें ताकि ये घटे ही ना। और हमारी जो जनसंख्या है उसका एक ये भी कारण है कि हमारी जनसंख्या का बढ़ता फैलाव या बढ़ोतरी जो है, क्योंकि संसाधन कम है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए भूखे मरते क्या ना करते, कोई ये सोचेगा ही नहीं कि इससे क्या नुकसान है, इसके क्या नेगेटिव रिजल्ट है। सब अपने अपने कमाई के साधन जो हैं वो तलाशते रहते हैं और उनको कोई चिंता इस बात की नहीं होती है। लेकिन ये जो भयावह आपदाएं आती हैं इनको कम करने के लिए सरकार भी जागरूक है और सरकार ये कोशिश भी करती है, कदम भी उठाती है कि इस प्रकार की आपदाओं से, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम है वो सरकार को ही कहीं ना कहीं उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो सरकार तत्पर रहती है हमेशा। सबसे पहले तो आपको बच्चे पढ़ते हैं, ये हिस्ट्री के बच्चे हैं, इन्होंने पढ़ा भी होगा, कटाई के विरोध में, पेड़ों की कटाई के विरोध में एक चिपको और एप्को आंदोलन चलाए थे। उनका मेन मकसद यही था कि इनके पेड़ों की कटाई का जो है रोक लगाई जाए, क्योंकि सबसे अधिक दूषित वातावरण तब फैलेगा जब पेड़ रहेंगे ही नहीं। अगर पेड़ होंगे, हरियाली रहेगी, पशु पक्षी जो है वो आएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होगी। तो इसलिए सबसे पहले सरकार ने ये आंदोलन चलाए थे, ये मुहिम चलाई थी और काफी लोग इस आंदोलन में शामिल रहे और काफी उनको जो है वो भी सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया। हमारे अभी सर ने बताया दलजीत जी का जो अभियान है पेड़ों को लगाने के लिए, वो भी काफी सराहनीय कदम है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी सर ने बताया कि बच्चों पेड़ लगाओ अपने कॉलेज में। सर हमारे कॉलेज में जब से कॉलेज बना है, मैं एनएसएस की इंचार्ज रही और हर वर्ष जुलाई अगस्त में मातनहेल से हम जो है 1100 पेड़ मंगवाते विद इन रिकॉर्ड। और उन 1100 पेड़ों में मैं ये नहीं कहती कि वो सारे ही बचते, लेकिन हमारा कुछ भी उनमें जो है बचा, उनसे हमारे कॉलेज में जो भी आता है वो ये कहता है कि बड़ा हरा भरा कॉलेज है। तो काफी हमने कोशिशें भी की हैं और गांव में भी लगाए हैं ये पेड़, हर साल लगाते रहे हैं। अभी 2 साल से तो मैं इंचार्ज नहीं हूँ, लेकिन हर साल जो हैं, और बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ कर एनएसएस के जो हमारी यूनिट के बच्चे थे उन्होंने भाग लिया और उनको लगवाया। तो बच्चों का भी इसमें काफी पॉजिटिव रोल रहा। दूसरा, बच्चों हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, अनेक प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। आज अमरदीप जी ने भी उसी उपलक्ष्य में, ताकि बच्चों को जागरूक किया जाए, बच्चे फिर आगे जागरूक करें और ये मुहिम जन जन तक पहुंचाई जाए। जो वैसे तो सभी अभी सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, हमारे जो पूर्वज, जो हमारे दादे नानी, उनको भी इस बात का तो नहीं पता था कि पर्यावरण दूषित होगा या जो है हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो बदल जाएगा, उस पर इफेक्ट उनको ये नहीं पता था। लेकिन उनको ये जरूर पता था कि पेड़ काटने से पाप होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में इस बात को भी बुरा माना जाता रहा है, तो इसलिए वो पेड़ नहीं काटते थे। लेकिन पेड़ काटने की समस्या जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ साथ बढ़ती ही चली गई और ये जितने भी जो प्रभाव हैं हमारे औद्योगिकीकरण के, वो भी जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ ही, और हमारा जो है जब से औद्योगिकीकरण की तरफ हमारा जनसंख्या का जो लगाव और बढ़ाव हो रहा है उससे ज्यादा हुआ है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, या सरकार ने भी अनेक प्रावधान जो किए हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाए हैं,
और समय समय पर अभी सर ने बताया कि कोई भी ऐसा हमारा ओकेजन होता है, पारिवारिक समारोह होता है, उसमें जन्म दिवस है, शादी है या और कोई सम्मानित करने का दिन है, तो हम इस प्रकार की परंपरा चलाएं कि पैसे या और अन्य गिफ्ट देने के बजाय हम उनको गिफ्ट के रूप में, जो उपहार के रूप में पेड़ दें, ताकि उनके भी दिमाग में एकदम आए और उनके भी उस बारे में जो है विचार पॉजिटिव हो जाएं कि भाई हाँ ये एक अच्छा अभियान है, और वो भी आगे अपने इसको यूज करें। और इसके अलावा बच्चों, पानी का कम से कम, हालांकि एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं, लेख आते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम अपने में तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हम प्रत्येक अगर ये संकल्प कर लें कि हमें पानी का मिसयूज नहीं करना है, पानी आता है मान लो तो हम बड़े वो हो जाते हैं, अफरा तफरी मचा देते हैं, और जब तक पानी नहीं जाता है तब तक उसको चाहे हमें नालियों में बहाना पड़े, हम उसका फुल यूटिलाइजेशन करते हैं जब तक वो पानी आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पानी जितना जरूरत है उतना ही उसका यूज करना चाहिए। खाली टूटी चल रही हैं, खाली पाइप चल रही हैं, इन सब के ऊपर हमें थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। एसी को बंद करो, यानी कि बिजली का बचाव करो। हम जो है पेट्रोल डीजल को कम से कम खर्च करो, साइकिल का प्रयोग करो, शो ऑफ में कम विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ शो ऑफ आ जाता है वहां फिर हम इन बातों को, साइकिल पे चलना, एसी ना चलाना, घर की सारी लाइटें ना जलाना, पानी का खराब ना करना, ये सारे फिर हमें बुरे लगने लग जाते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों की तरफ जो है, ये कोई शो ऑफ करने की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक जो है प्रत्येक व्यक्ति इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि एक करेगा दूसरा यूं कहेगा अरे पैदल जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, पेट्रोल बचा रहा है, क्योंकि हमारी मानसिकता सिर्फ इतनी ही है, ज्यादा अच्छी मानसिकता नहीं है। तो पर्यावरण के संरक्षण के कानूनों की पालना के लिए हमारी केंद्रीय सरकार जो है वो 1986 के तहत इनके पर्यावरण से के बचाव जो कानून बनाए थे, उसमें पर्यावरण के बचाव के लिए उन कानूनों को उठाने के लिए तत्पर है, और तब से लगातार जो है ऐसे उपाय कर रही है। इकोसिस्टम जो हमारा बनाए रखना, इस बार का जो हमारा थीम है, सबसे पहले हमारे पास डीएचई से भी कई लेटर भी आते हैं, एनएसएस और हमारी जो यूनिट है रेड क्रॉस की, वो कि भाई ऐसा करो ताकि पानी, जो बारिश का पानी है उसको सेव करो, उसके लिए पिट बनाओ, और उसको फिर जब बारिश नहीं आती है उन दिनों में यूज करो, प्लास्टिक का कम प्रयोग करो, यूज किए हुए पदार्थों का रीयूज करो, दोबारा यूज करो, ताकि जो वातावरण दूषित ना हो। मेन मोटिव जो है वातावरण दूषित, कई राज्यों में आपने देखा होगा प्लास्टिक पर बैन है और फाइन भी है, खासकर हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा, वहां पर प्लास्टिक के बैग मिलते ही नहीं है। और अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सरकारी वाहनों को यूज करते हैं और आपको हाथ में प्लास्टिक का बैग होता है तो आपको 1000 रुपये फाइन लग जाता है। तो ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन जब कंडीशनल हो जाएंगे, यानी कि जब उनके ऊपर थोड़ा सा जो है जुर्माना या सजा हो जाएगी, तभी हम संभल पाएंगे। आम कहने सुनने से हमें कम असर होता है, क्योंकि हम इन बातों की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए सरकार केंद्र जो है इन बातों की तरफ तत्पर भी है, कानून भी बनाए हैं, उनको लागू भी करवाती है, और तरह तरह से संचार के माध्यमों से जन जन तक इस बात का जो है फैलाव भी करती है। लेकिन इसके साथ बच्चों हमें जरूरी है कि हम अपने भी जो प्रावधान हैं उनको करें, हम खुद भी इसके बारे में सोचें, क्योंकि ये कहा जाता है प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। क्योंकि जब तक पर्यावरण के लिए पेड़ नहीं लगाओगे तो आप सोचो कि हमारा जीवन नहीं बच पाएगा। तो पर्यावरण बचे तो जीवन बचे। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर अमरदीप जी, डॉक्टर दलजीत जी, और मैंने जो तुम्हें ये संदेश दिया है पर आज पर्यावरण दिवस पर, पर्यावरण बचाने के दिवस पर, उसका आपको कुछ असर भी हुआ होगा, और आप इसको आगे भी इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया बच्चों को इस तरह से
पर्यावरण के साथ साथ जल संरक्षण के बारे में भी, और बहुत सारी जो एक तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ाने के बारे में जो अपनी बातें की हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो इसके साथ मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि कोई विद्यार्थी अगर इस दिवस के ऊपर बोलना चाहता है या अपना कोई संदेश देना चाहता है तो वो दे सकता है। हाँ मोहित बोलो, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। थैंक यू। अपनी वीडियो ऑन कर लो यार, नमस्कार तभी तो सभी को। शक्ल दिखा दिया रो। सारे मतलब ऐसे बच जाते हैं यार। तुम सारे इतने स्मार्ट बच्चे हो, सारे स्मार्ट बच्चे हो तो फिर बताओ भाई, दिखाओ ताकि। धन्यवाद सर। अभी दलजीत सर ने, अनीता मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी पर्यावरण बचाने के उसमें। तो मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। तो आज का दिन है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आज दुनिया भर में हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटी करा रहे हैं जो कि अवेयरनेस लाने के लिए। कहीं रैली हो रही है, कहीं मैराथन हो रहे हैं, तो कहीं ड्राइंग कंपटीशन। तो ये बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। तो अगर हम बात करें नेचर की, अगर नेचर नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। सालों से हम प्रकृति से बस लेते ही आ रहे हैं। हमने प्रकृति को दिया क्या? दिया है तो सिर्फ धुआं, गंदगी, कचरा, ये सब दिया है। तो हम सालों से ये क्या पर्यावरण को खराब करते ही आ रहे हैं। पहले पेड़ कटते थे, अब क्या है, जंगल के जंगल कट रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो इंसान के लिए सबसे क्या चीज होती है, सबसे जरूरी चीज होती है ऑक्सीजन। अगर पेड़ ऐसे कटते रहे तो ऑक्सीजन भी कहाँ से होगी? ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी पेड़ ऐसे कटते रहे तो पेड़ और पर्यावरण का भी हमें वैसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपने परिवार का रखते हैं। क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हम कहाँ से होंगे, हमारा परिवार कहाँ से होगा? पर्यावरण होगा तो परिवार होगा, हम होंगे। तो हमें पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज क्या है, हम सब टेक्नोलॉजी के पीछे इतना भागने लग गए हैं, फैशन के पीछे इतना भागने लग गए हैं, और जिस चीज को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, पर्यावरण, नेचर, अगर वो ही नहीं रहा तो हम कहाँ से रहेंगे? तो ये सब बातें हैं। तो वो पर्यावरण को सेफ रखना चाहिए। अगर हम पानी की बात करें तो पानी का भी बहुत दुरुपयोग होता है। दुनिया में वैसे तो बहुत पानी है देखने को, लेकिन उसमें से पीने के लिए कितना है? सिर्फ 1 या 2% पानी पीने हो गया, और उसके भी हम दुरुपयोग करते जा रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं पानी का लगातार। पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। पेड़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ है जो बारिश लाने में, वर्षा लाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। पेड़ों की ऐसे कटाई होती रही तो बारिश भी कम होगी, तो पानी की वेस्टेज हमें कम करनी चाहिए। पहले क्या था, मजाक समझते थे कि पानी भी बिकेगा, पानी भी हमें पैसे में लेना पड़ेगा। लेकिन आज वही सिचुएशन है कि पानी पैसे में मिल रहा है। और आज हम देखते हैं कि ऑक्सीजन भी हमें इतनी भारी कीमतों पे मिल रही है, पैसे में खरीद रहे हैं। मतलब कई ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि हमें अपनी पीठ पे बैग की जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका के चलना पड़े, ऐसी सिचुएशन में आए तो ही अच्छा है। और मुझे कभी कभी लगता है कि अगर जो 3rd वर्ल्ड वॉर हो गया तो कहीं वो पानी की वजह से ना हो जाए। तो हमें इन सब चीजों का, पानी का, एनवायरमेंट का, सबका केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। और एक चीज और है, प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होती है वो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वो ना ये गलती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये क्या कहते हैं, बहुत अगर जमीन पर पड़ी रहती है, जमीन को खराब कर देती है, खुले में पड़ी रहती है, तो जो पशु होते हैं वो इसको खा लेते हैं, पॉलीथीन वगैरह को, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लास्टिक है वो बहुत खतरनाक चीज है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें अपने घर से थैला लेके जाना चाहिए, जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। हमें पानी बचाना चाहिए और हवा भी बचानी चाहिए। हवा बचानी है तो नेचर की केयर करनी पड़ेगी। पर्यावरण बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर मजबूरी में कोई एक पेड़ काटना ही पड़ जाए
मान लो इतनी मजबूरी आ जाए कि एक पेड़ को काटना पड़े, हटाना पड़े, तो हमें उसकी जगह 2 पेड़ लगाने चाहिए, 2 पेड़ लगा देना चाहिए। उससे सही मतलब उसकी पूर्ति भी हो जाएगी, तो इससे पर्यावरण बचा रहेगा, काफी सेफ रहेगा। और यही कहूँगा बस बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक को अवॉइड करें और पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। बस मैं अपने थैंक यू मोहित। मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? आ रही है सर। हाँ, तो कोई अन्य विद्यार्थी अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो रख सकता है इसके साथ साथ। और नमस्कार सर। ये हाँ हितेश भाई, ठीक है, बोलो आप। सर अभी आपके विचार और दिलजीत सर के विचार और मैम ने जो अनीता मैम ने कहा और मोहित ने कहा कि प्रकृति को बचाना जरूरी है, नहीं तो हम तो खत्म हो ही जाएंगे। साथ में और जो बेजुबान जीव हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है सर, वो भी मारे जाएंगे। और अभी सर जैसे कि देख रहे हैं कि मौसम बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं सर प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, तभी इस तरीके की गतिविधियां घटित हो रही हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो रही है सर। और सर जैसे कि आज हमारे टेक्नोलॉजी के विकास के कारण जो गैसेस CO2 जैसी गैसें बढ़ रही हैं, उनसे सर ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, जिससे कि नदियों में जो बाढ़ आ रही है या फिर, और सर ग्लेशियर पिघलने से पूरा जो अर्थ का बैलेंस है सर वो भी बिगड़ ही रहा है। तो इसलिए सर जरूरी है कि आज हम जो ये टेक्नोलॉजी है इन्वेंशन तो करें, लेकिन इन्वेंशन के साथ साथ प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाए। हम इन्वेंशन करें लेकिन प्रकृति के लिए इन्वेंशंस करें, जिससे कि बैलेंस बना रहे और समाज में जीवन जीने में किसी भी प्राणी जीव को सर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज मनुष्य की ही वजह से आज मनुष्य धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर भी अपनी तकनीकों को ले जा रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि वो इतना ख्याल रख पाएगा कि वहाँ की प्रकृति को भी बचा सके। क्योंकि वो पृथ्वी की प्रकृति को नहीं बचा पाया तो आगे तो मुश्किल ही लगता है सर। तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आज हम प्रकृति को संभालेंगे तो कल प्रकृति हमें संभाल पाएगी, अन्यथा विनाश तो होना ही है फिर, अगर प्रकृति को अगर हम नहीं संभाल पाए तो। धन्यवाद सर, यही कहना चाह रहा था। हाँ भाई, और कोई विद्यार्थी अगर अपनी बात सुनना चाहता हो तो। बाकी देश और मोहित ने बड़ी अच्छी। हाँ नवीन। हाँ नवीन बोलो। Respected sir, respected principal sir, staff member and dear student, जैसा कि आप जानते हैं आज 5 जून 2021 पर्यावरण दिवस आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है। और जो आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दलजीत सिंह और डॉक्टर अमरदीप सर, डॉक्टर अनीता रानी, जिन्होंने हमें इस पर्यावरण दिवस के ऊपर जगाने का काम किया,
तो इस पर्यावरण दिवस की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। 5 जून और 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। तो आज इसी के दिन 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। इसके लिए पर्यावरण को सुधारने के लिए यह आज महत्वपूर्ण दिवस, जिसे पूरा देश, पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों का हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों के पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। तो हमें दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरण मुद्दों को देखने के लिए इस पर्यावरण दिवस के लिए हम मौके पर सबको संदेश भेज सकते हैं। तो सर, आज मैंने अपने गांव झोजू कला में श्री रविदास मंदिर कमेटी का मैं पहले प्रधान था, उसमें आज मैंने 10 पौधे लगवाए हैं और समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने का आज मैंने काम किया है। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और मैं हमेशा इस चीज का भागीदारी रहूंगा। हमेशा हम कम से कम मेरे जन्मदिन पर भी और पर्यावरण दिवस के ऊपर भी मैं अपने घर आसपास के पड़ोसियों को भी जगाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू नवीन। अभी मोहित ने, हितेश ने और नवीन ने बड़े अच्छे विचार दिए और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, क्योंकि विचार सबके पास होते हैं, चाहे वो खुद के होते हैं या फिर दूसरे से लेते हैं, बस समस्या क्रियान्वयन की होती है। अभी अगर जैसे मैंने भी आज पौधा लगाया है घर में, तो बहुत सारे हैं जो सब लगाएं अपने अपने घर पे। अगर नवीन ने लगाया है, क्योंकि अब ये है कि जैसे कोरोना काल में आप संयुक्त रूप से तो नहीं लगा सकते, मगर एटलीस्ट आप जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ तो लगाएं आप। और क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे ये मुहिम कामयाब नहीं होगी। तो मुहिम को कामयाब करने के लिए हमें अपना एक तरह से हर प्रकार से जितना योगदान हम दे सकते हैं उतना देना चाहिए। और कोई विद्यार्थी अगर अपनी बात करना चाहता है तो वो उसका स्वागत है। या फिर अदरवाइज फिर इस मीटिंग को हम आज यहीं समाप्त करें फिर। ठीक है जतिन। तो मैं पुनः आज इस पर्यावरण दिवस के ऊपर आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप एक तरह से शपथ लें कि हर बार या फिर अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को याद करते हुए या उनकी पुनरावृत्ति पर, चाहे वो जन्मदिन है या फिर और कोई ऐसा दिन है, तो आप वृक्षारोपण जरूर करें। और फिर इसके साथ वृक्षारोपण करने के साथ साथ जो अन्य बातें हैं, जैसे जल संरक्षण की हैं या फिर दूसरी बातें हैं, या फिर मतलब एक धरती के संरक्षण की बात है, तो उनके ऊपर एक तरह से वो कहते हैं कि
सीरियसली उनके ऊपर सोचें और उसके ऊपर काम करें, क्योंकि पर्यावरण किसी एक व्यक्ति के सुधारने से नहीं सुधरेगा। फ़र्क पड़ता है, वो कहते हैं ना कि मतलब भाई जैसे कि आसमान में छेद हो नहीं सकता है, मगर वो कहते हैं ना कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार, उसमें भी छेद हो सकता है। और वो फिर एक और कहावत है कि अकेला चना वाली होती है, यानी अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मगर आजकल ऐसी जो कहावतें हैं वो सारी चीज़ें मतलब किसी जो पहले की जो बातें थी उनसे सबसे अलग हो चुकी हैं, यानी अब समय बदल चुका है। अकेला व्यक्ति भी जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, एकला चलो रे, आप अकेले चलते हो तो आपके साथ कारवां अपने आप बनता जाएगा। अगर हम अकेला ही नीचे हम चलेंगे ही नहीं। हाँ जतिन, बहुत अच्छी बात है, आप फोटो दिखा रहे हो, ये बिल्कुल एटलीस्ट सर ये आज लगाने जाएंगे जी सर, ग्राउंड में लगाने जाएंगे अभी सर, भी लाएंगे। हमें ये मुहिम चलाने की आवश्यकता है अब। और इन्हीं बातों के साथ आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर दलजीत कुमार जी, हमारे जो वरिष्ठ प्राध्यापिका मैडम अनीता फोगाट जी एसोसिएट प्रोफेसर, और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि आप इन विचारों को अपने जीवन में चाहे कुछ %, 100 का 100 तो संभव शायद नहीं होगा, मगर जितना कुछ आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करना, क्योंकि नहीं कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती है। और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे समस्या हमारे सामने खड़ी रहेगी। तो हमें इस समस्या का समाधान करना है। और भविष्य में आप गुजारिश करूंगा कि आप दूसरे जो विद्यार्थी हैं, अपने सगे संबंधी हैं, उनको भी आप एक तरह से जागरूक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेने के लिए। थैंक यू। अब आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं।